औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मेरा नाम है लियादर एंड यू आर वाचिंग द स्टडी स्किल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं चेंज इन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जो मुस्लिम लीग थी जब वो कायम हुई थी। पिछले वीडियो में हमने ये चीज़ डिस्कस किया कि उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे। उसके बेटा बेसिकली तीन ऑब्जेक्टिव्स थे। उसने पहले ये कहा था कि मुसलमानों को जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ हमें लॉयल बनाना चाहिए। दूसरा उनका ये था कि मुसलमानों की जितनी भी नीड्स हैं, ज़रूरियात हैं या पॉलिटिकल राइट्स जो हैं उनको गवर्नमेंट तक पहुंचाना। तीसरा उनका ये था कि मुसलमानों को रोकना कि अगर कोई जो है आपकी फीलिंग ऑफ गुडविल हॉस्पिटैलिटी जो है दूसरी कम्युनिटीज़ के साथ, उसको राइज नहीं करना आपने। मतलब उनके साथ इतना इस हद तक कॉपरेट नहीं करना, इस हद तक हॉस्पिटैलिटी नहीं शो करनी कि वो आपको नुकसान पहुंचाएं। तो इस चीज़ों से मुसलमानों को रोकना। ये तीन चीज़ें बेटा आप लोगों ने जो पिछले ऑब्जेक्टिव्स थे जब मुस्लिम लीग कायम हुई तो इनके ये तीन ऑब्जेक्टिव्स थे। अब जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया इन 1913 में 1913 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1913 में मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था। जब मुस्लिम लीग की फार्मेशन हो रही थी उस टाइम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उसको ज्वाइन नहीं किया। उसकी क्या वजह थी और उसकी क्या वजूहात थी मैं आपको बता देता हूँ। उसकी पहली वजह यह थी कि जितने भी मुस्लिम लीडर्स थे या जितने भी उस टाइम जितने लोगों ने भी मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया उनमें तमाम लैंड लॉर्ड्स थे, कोई भी आम आदमी नहीं था। जितने भी थे सारे के सारे कौन थे? लैंड लॉर्ड्स थे। सरागा खान देख लें, लैंड लॉर्ड। उसके अलावा जितने भी लोग जितने भी थे उस पॉलिटिकल पार्टी में 35-36 के करीब जितने भी लोगों ने ज्वाइन किया मुस्लिम लीग को, वो तमाम क्या थे? लैंड लॉर्ड्स थे। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जब ये चीज़ देखी तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि मैं इस पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता। दिस पार्टी इज़ अ पार्टी ऑफ लैंड लॉर्ड्स, कि ये तो सिर्फ अमीरों की पार्टी है, गरीबों का ये क्या हक दिलाएंगे। तो उस टाइम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस चीज़ उनको ज्वाइन नहीं किया। फिर इलामा मोहम्मद इकबाल के ख़त पर जो है जो उन्होंने ख़त लिखा था कि आप प्लीज़ आ जाएँ वापस, और क्योंकि बरतानिया चले गए थे फिर वापस आए और वापस आ जाएँ और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को जो है एज आ चेयरमैन जो है ज्वाइन करें और यहाँ पर हमें लीड करें। तो फिर उसके बाद 1913 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया और इनके ऑब्जेक्टिव्स को चेंज किया इन 1913। ठीक है, कुछ सजेशंस की और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि हमें ऑब्जेक्टिव्स चेंज करने होंगे, ऐसे नहीं चल सकते हमें ऑब्जेक्टिव्स चेंज करने होंगे। ठीक है, तो अब ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या चेंजेस आई वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, और फिर अचीवमेंट्स के मुस्लिम लीग ने क्या क्या कुछ अचीव किया। ठीक है, तो क्या क्या अचीवमेंट्स थी वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू। आप जो है छोटी सी बात आप लोग अच्छा बच्चों आप जो है छोटी सी बात आप लोगों से शेयर करनी है, वो ये है कि हमने इस्लामियात और पाक स्टडीज़ की मैट्रिक टू FSC तक क्लासेस जो हैं ऑनलाइन शुरू की हुई हैं। अगर किसी बच्चे ने जो है रजिस्टर करवाना है तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए वो रजिस्टर जो है हमारा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे नीचे शो हो रहा है, उसमें आप रजिस्टर करवा सकते हैं। इन ऑनलाइन क्लासेस में आपको बेटा डेली लेक्चर मिलेंगे जो गूगल मीट के ऊपर मैं ख़ुद कंडक्ट करवाऊँगा। ठीक है, उसके साथ साथ आपको नोट्स की प्रेपरेशन के लिए आपको नोट्स भी दिए जाएंगे। तमाम एक्सरसाइज के नोट्स होंगे और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के भी नोट्स मिलेंगे आपको। इसके अलावा आप लोगों को जो डेली टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा उसके रिगार्डिंग आपको डेली जो है MCQs का टेस्ट का लिंक मिलेगा जिसमें आपने डेली जो है MCQs देने को सॉल्व करना होगा। उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट आपके कंडक्ट करवाए जाएंगे जब आपकी बुक ख़त्म हो जाएगी या आपके सेंडअप्स होने वाले होंगे या प्री बोर्ड होने वाला होगा या प्री सेंडअप्स होने वाले होंगे, उस टाइम हम आपको उनकी भी प्रेपरेशन करवाएंगे। हमारे व्हाट्सएप का नंबर नीचे शो हो रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको मिलेगा जिसमें आप जो है ईजीली जो है अपने क्वेश्चंस या क्यूरी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप का नंबर नीचे शो हो रहा है। जिस बच्चे ने भी ऑनलाइन क्लासेस के लिए रजिस्टर करवाना है वो अपने आप को रजिस्टर करवा सकता है। थैंक यू वेरी मच। करते हैं सबसे पहले बेटा, मुस्लिम लीग लीडरशिप वाज अनहैप्पी विद द गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ इट्स फॉलोइंग स्टेप्स। मुसलमान जो थे ना, मुस्लिम लीग जो थी वो अनहैप्पी थी विद द गवर्नमेंट। क्यों नाखुश? इसलिए थी कि कुछ ऐसे काम उन्होंने किए जो कि मुसलमानों को भी तकलीफ पहुंचा रहे थे। उनमें क्या क्या था? द एनरोलमेंट ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1911, मतलब जो पार्टीशन की गई थी 1905 में लॉर्ड कर्जन के जरिए, उन्होंने 1911 में दोबारा उनको यकजा कर दिया गया।
तो मुसलमानों को जो फ़ायदा हो रहा था मेजॉरिटी का, जो मैंने पीछे वीडियो में डिस्कस किया है, वो फ़ायदा भी चला गया। तो इसकी वजह से भी मुस्लिम लीग जो है बहुत हर्ट हुई। दूसरी वजह क्या थी? इन 1912 द गवर्नमेंट डिमोलिश्ड अ पार्ट ऑफ अ कानपुर मॉस्क टू मेक वे फॉर अ रोड। अच्छा, जो रोड बना रहे थे, गवर्नमेंट रोड बना रही थी, और रास्ते में जो है मतलब जिस जगह से वो रोड गुजरना था ना, उस जगह पे एक मस्जिद थी, कानपुर के इलाके में एक मस्जिद थी। तो रोड का मैप इसी तरह था कि मस्जिद के ऊपर से जो है वो रोड गुजर, मतलब मस्जिद के, मतलब आप यूं कह सकते हैं कि मस्जिद को गिराना ज़रूरी था, तो उसके अंदर से रोड निकल रहा था, मतलब नक्शा इस तरह पास हुआ था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि उन्हें ये सोचना चाहिए था कि यार मुसलमान रह रहे हैं और मुसलमानों की मुकद्दस जगह है, तो हमें इस चीज़ को नहीं गिराना चाहिए, बल्कि इसके इर्द गिर्द से या कहीं और से रोड हम जो है वो निकाल लें, कोई और वे निकाल लें। उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने बल्कि क्या किया, कानपुर की मस्जिद को जो है वो गिरा दिया, और गिरा कर उसके सेंटर से ही रोड निकाल दिया, जिससे मुसलमान जो है काफ़ी हर्ट हुए कि हमारी मस्जिद को जो है वो नहीं गिराना चाहिए था। तीसरी वजह बेटा ये थी कि गवर्नमेंट रिलक्टेंस टू ग्रांट MAO मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज द स्टेटस ऑफ द यूनिवर्सिटी। अच्छा, उस टाइम मुसलमानों के पास एक ही कॉलेज था, बच्चे जो है शुरू से मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज में पढ़ते थे, वहाँ से फर्स्ट मतलब PG से लेकर FSC तक वहाँ पर ही मुसलमानों के तकरीबन बच्चे पढ़ते थे। तो गवर्नमेंट ने जब ये देखा, तो गवर्नमेंट ने कहा कि अब इनकी जो है पढ़ाई को रोकना चाहिए, और उसको एज अ स्टेटस ऑफ यूनिवर्सिटी दे दिया। अब यूनिवर्सिटी में तालीम जो है FSC के बाद शुरू होती है, तो मुसलमानों को बहुत परेशानी हुई इस वजह से भी कि यार शुरू से बच्चा जो है वहाँ से पढ़ लेता था FSC तक, फिर आगे जो किसी और यूनिवर्सिटी में चला जाता था। अब जो है यहाँ पे ये भी मसला, फिर वो जो MAO जो मोहम्मद ओरिएंटल कॉलेज था, उसको यूनिवर्सिटी का स्टेटस दे देने से भी मुसलमान जो है वो खफा हुए, ना खुश थे। ठीक है जी। ब्रिटिश सपोर्ट इटली इन इट्स वार अगेंस्ट द ऑटोमन एम्पायर। सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ जो जंग थी इटली की हुई थी, उसमें ब्रिटेन ने इटली को जो है वो इमदाद की और उसको हेल्प की उसमें, उस जंग में। ठीक है, इटली की अगेंस्ट दी ऑटोमन एम्पायर, उस्मानिया सल्तनत के खिलाफ। तो हमें लगा कि यार मुसलमानों के खिलाफ जो है आप लोगों को जंग नहीं करनी चाहिए, ना ही जो उसके खिलाफ जंग कर रहा है उसको सपोर्ट करना चाहिए। तो इस वजह से भी हमें जो है वो मुसलमान जो है नाराज़ हो गए। ठीक है बेटा, ये दो सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों को जो है याद रखना है आपने। पिछले जो लेक्चर में मैंने एक चीज़ डिस्कस किया, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ये बेटा लाजमी पूछा जाता है क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर लाजमी आता है पेपर में, ये वाला। दूसरा, वो ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि वाई वाज मुस्लिम लीडर्स वर अनहैप्पी विद द गवर्नमेंट, क्यों अनहैप्पी थे, क्यों ना खुश थे गवर्नमेंट से, उसकी क्या क्या वजूहत है। तो ये 4 पॉइंट आपने लिखने हैं। उसके बाद वो आपसे तीसरा सवाल ये भी पूछ सकता है कि चेंज ऑफ ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या था, कायदे-ए-आज़म ने कौन कौन सा चेंज ऑफ ऑब्जेक्टिव लाया मुस्लिम लीग में, वो क्या था। तो उसका आंसर जो है, ये जब मैं पैराग्राफ आपको पढ़ाऊंगा ना, यहाँ से यहाँ तक ये वाला, और यहाँ से यहाँ तक ये वाला, जो पहला पैराग्राफ है, ये सेकंड लास्ट पैराग्राफ, ठीक है, तो ये वाला पैराग्राफ उसका आंसर है। ठीक है बेटा, तो ये 3 सवाल आपने लाजमी तैयार करने हैं, शायद एक्सरसाइज में भी हो, अगर एक्सरसाइज में नहीं है तो यहाँ पर ये आपने 3 लाजमी सवाल ये बेटा याद कर लेने। ये चीज़ें बहुत आसान है। पहले आपने देख लेना है कि जी उसमें क्या क्या वजूहत थी, मैंने एक एक चीज़ ब्रीफली डिस्कस कर दी है। ठीक है बेटा, अगर नहीं समझ आ रही तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछने में आपको जो आंसर कर दूंगा। अपॉन द सजेशन ऑफ कायदे-ए-आज़म की हिदायत पर मुस्लिम लीग चेंज इट्स ऑब्जेक्टिव, मुस्लिम लीग ने अपने मकासद को तब्दील किया इन मार्च 1913, मार्च में 1913 को मार्च में उन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव्स को जो है वो चेंज किया। इंस्टेड ऑफ अनकंडीशनल कोऑपरेशन विद गवर्नमेंट, हमें कोई कंडीशन हमने नहीं रखी थी। हमने कहा था कि मुस्लिम लीग का जो पहला ऑब्जेक्टिव था, उसने ये कहा था कि हम कोई भी कंडीशन नहीं रखेंगे, हम बस गवर्नमेंट के साथ लॉयल होंगे, हमारी उसमें कोई कंडीशन नहीं होगी, हमारी कोई शर्त नहीं होगी। कंडीशन का मतलब यहाँ पे ये है कि शर्त नहीं होगी। मुसलमानों ने कोई शर्त नहीं रखी थी, उन्होंने बस ये कहा था कि हम गवर्नमेंट के साथ क्या करेंगे, कोऑपरेट करेंगे। ठीक है जी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग डिसाइडेड टू वर्क फॉर द अटेनमेंट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट एंड टू कोऑपरेट विद द अदर कम्युनिटीज ऑफ इंडिया इन दिस रिगार्ड। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने क्या डिसाइड किया, ये डिसाइड किया कि हम जो है वर्क करेंगे फॉर द अटेनमेंट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, अपनी अलहदा हुकूमत बनाने के लिए, और कोऑपरेशन विद अदर कम्युनिटीज़, और दूसरी कम्युनिटीज़ के साथ कोऑपरेशन करेंगे। जितनी भी इंडिया में और अदर कम्युनिटीज़ हैं मुसलमानों के अलावा, हिंदू हो गए, सिख हो गए, दूसरी जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं, उनके साथ हम कोऑपरेट करेंगे और अपनी सेल्फ गवर्नमेंट बनाएंगे, ना कि दूसरी गवर्नमेंट जो ब्रिटेन गवर्नमेंट है उसके साथ
अनकंडीशनल कॉपरेशन करेंगे, हम सेल्फ गवर्नमेंट आप बनाएंगे। तो अब हमारे पास एक नया टॉपिक क्या आ गया था, अब हमारे चेंज ऑफ ऑब्जेक्टिव क्या हुए कि अब हम अपनी सेल्फ गवर्नमेंट बनाएंगे, और साथ साथ उसके क्या हुआ कि हम जो है इंडियन जो है कम्युनिटीज हैं उनके साथ क्या करेंगे, कॉपरेट करेंगे। ठीक है जी। तो चेंज ऑफ ऑब्जेक्टिव वाज अ टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो क़यादत है उसमें चेंज ऑफ ऑब्जेक्टिव्स जो है, जो हिस्ट्री थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की, उसमें एक टर्निंग पॉइंट आ गया, मतलब उसमें यू टर्न आ गया। ठीक है। नाउ इट फोकसेस इन अटेनमेंट हिंदू मुस्लिम यूनिटी, और मुसलमानों ने जो क्या किया कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी अटेन करना शुरू कर दी। कायदे-ए-आज़म ये सोचते थे कि अगर हम हिंदू और मुसलमान इकट्ठे हो जाएं तो हम इस ब्रिटेन को जो है, बरतानिया को जो है यहाँ से निकाल सकते हैं। निकालने के बाद हम जो है मुसलमान अपने अलहदा प्रोविंसेस में, मतलब वो ये शुरू से हम लोग नहीं चाहते थे। आपको ये चीज़ शायद मालूम ना हो, ये अभी तक आपको किसी ने ना बताई हो, जो मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, ये चीज़ जो है शुरू से हम लोग नहीं चाहते थे। 1940 के बाद हमने ये डिसाइड किया था कि हम अपना अलहदा वतन बनाएंगे। उससे पहले मुसलमान ये चीज़ें नहीं चाहते थे। मुस्लिम लीडर्स जो थे वो भी ये चाहते थे कि हम हिंदू और मुसलमान मिल कर रहें, जैसा कि हम हज़ारों सालों से रह रहे हैं। 712 से लेकर 1857 तक जिस तरह हम मिल कर रहे हैं, वैसे ही 1000 साल की हमारी रफाकत है, तो हम भी इस तरह मिल कर रहे हैं। हम लोग इंटर्म गवर्नमेंट का ख्वाब देखते थे उस टाइम, यूनाइटेड इंडिया होगा और एक इंटर्म गवर्नमेंट बनेगी, मतलब मुसलमान इलाकों पे मुस्लिम लीग हुकूमत करेगी और उनके लिए रिफॉर्म्स बनाएगी, और जितने भी हिंदू इलाके होंगे उन पर इंडिया वाले मतलब कांग्रेस जो है वो रूल करेगी, और आपस में रिफॉर्म्स करेंगे, हम एक दूसरे को फौजी इमदाद भी देंगे, और ये सब कुछ ये सोचा हुआ था मुसलमानों और हिंदुओं ने। ठीक है। कुछ मुस्लिम लीडर्स भी ये समझते थे, लेकिन बाद में उनको जब ये रियलाइज हुआ कि हिंदू जो हैं ये लोग हमारे चले अंग्रेज़ों को निकालने के बाद हमारे ऊपर कब्जा कर लेंगे, और ये हमें अपना जो है वो गुलाम बनाना चाहते हैं, ये हमारे साथ कॉपरेशन नहीं करेंगे। तो तब जाके 1940 में हमने एक रेजोल्यूशन पास की, और उस रेजोल्यूशन को लाहौर रेजोल्यूशन और आफ्टर दैट पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी कहा जाता है, जिसमें हमने ये कहा था कि हमें अपना अलहदा वतन बनाना चाहिए, हमें जो है इनके साथ मिलकर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये लोग हमें जो है, जब ब्रिटेन हमें छोड़ के चले जाएंगे, जब ब्रिटेन की जब हुकूमत ख़त्म होगी तो ये हमें जो है हम पर कब्जा कर लेंगे और हमें अपना ग़ुलाम बनाना चाहेंगे। तो जब हमें ये रियलाइज़ हुआ तो उसके बाद हमने जो है अपना अलहदा वतन हासिल किया। नहीं तो उससे पहले हमारा ये था कि हम जो है मुस्लिम लीग, मुस्लिम इलाकों पर मुसलमानों की हुकूमत होगी और हिंदू इलाकों पर हिंदुओं की हुकूमत होगी, और हम लोग जो है मिलकर कॉपरेशन करेंगे एक दूसरे के साथ। लेकिन कॉपरेशन की जब उन्हें नजर आएगा कोई भी कॉपरेशन की वजूहत नहीं बन रही, ना हम एक दूसरे कॉपरेट ही नहीं कर पा रहे, ताउन ही नहीं कर रहे हम एक दूसरे के साथ, तो फिर उन्हें लगा कि नहीं अब हमें अलहदा वतन बनाना चाहिए, ये चीज़ सही नहीं है। तो शुरू में कायद मोहम्मद अली जिन्ना ने ये फोकस किया कि हमें जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी को अटेन करना चाहिए, मतलब हासिल कर लेना चाहिए। आगे चलते हैं। कायद मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह वाज at that time the member of both Congress and All India Muslim League। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को यह एजाज़ हासिल है कि वो एट अ टाइम 3 पॉलिटिकल पार्टीज में के मेंबर थे। ऐसा आपको किसी भी पॉलिटिकल हिस्ट्री में नज़र नहीं आएगा जो कायद मोहम्मद अली जिन्ना ने करके दिखाया। कायद मोहम्मद अली जिन्ना के 2 ऐसे खसूसियात आप कह लें, ऐसी कोई इनके तजर्बा मौज़े हैं, 2 ऐसे कह लें खसूसियात जो हैं, जो मैं आपको बताऊंगा कि वो ऐसी हैं कि कायद मोहम्मद अली जिन्ना के अलावा किसी भी पॉलिटिकल लीडर को मिली नहीं है। पहली उनकी खसूसियत ये है कि वो एट अ टाइम 3 पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर थे, मतलब वो मुस्लिम लीग के चेयरमैन भी थे, कांग्रेस के भी मेंबर थे, और बरतानिया की पॉलिटिकल पार्टी थी उसके भी मेंबर थे एट अ टाइम। इसी तरह कायद मोहम्मद अली जिन्ना एक दिन के लिए भी जेल नहीं गए। अब जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स को उठा के हिस्ट्री में देख लें, तमाम पॉलिटिकल लीडर्स 1 बार या 2 बार कम से कम वो जेल गए हुए हैं, लेकिन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वाहिद शख्सियत है जो कभी भी जेल नहीं गए अपने होल पॉलिटिकल लीडरशिप के दौरान। जितना भी पॉलिटिकल करियर है कायद मोहम्मद अली जिन्ना का, एक दिन के लिए भी कायद मोहम्मद अली जिन्ना जेल नहीं गए। एक ये एजाज़ इनको हासिल है, और दूसरा ये एजाज़ हासिल है कि एट अ टाइम ये 3 पॉलिटिकल पार्टी के जो है मेंबर रह चुके हैं। कांग्रेस के भी मेंबर थे, मुस्लिम लीग के मेंबर थे, और बरतानिया की एक पॉलिटिकल पार्टी थी उसके भी मेंबर थे। ठीक है बेटा, तो एट अ टाइम 3 पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर थे। तो कायद मोहम्मद अली जिन्ना क्योंकि मेंबर थे कांग्रेस के भी और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के 1913 में, 1920 में जो है उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था कांग्रेस से, और एज आ मुस्लिम लीडर जो है फिर मुस्लिम लीग में प्रॉपरली उन्होंने वर्क करना शुरू कर दिया था। उससे पहले वो कांग्रेस के भी मेंबर थे। 1920 में कांग्रेस को छोड़ा था।
बाद दफ़ा ये MCQs आ जाता है कि कायद अहमद जिन्ना ने कांग्रेस को कब छोड़ा या कांग्रेस से कब रिज़ाइन किया, तो 1920 में, ठीक है। और किस वक्त वो बोथ पार्टीज़ के मेंबर थे, तो 1913 में दोनों पार्टीज़ के मेंबर थे, मतलब मुस्लिम लीग के भी मेंबर थे और कांग्रेस के भी मेंबर थे। ये MCQs में आ सकता है, ठीक है बेटा, ये याद रखना है आपने। हु वाज एट द मेंबर, उस टाइम वो मेंबर थे बोथ कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम, ट्राई टू ब्रिंग क्लोज दीज टू हॉस्टाइल पॉलिटिकल पार्टीज टू अचीव हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तो उन्होंने इन दोनों पार्टीज को एक दूसरे के करीब लाने की जो है वो कोशिशें की। ड्यू टू कायद-ए-आज़म एफर्ट्स, कायद-ए-आज़म की कोशिशों के बाद, बोथ पार्टीज रीच्ड ऑन एग्रीमेंट विच इज कॉल्ड द लखनऊ पैक्ट। एक एग्रीमेंट पे पहुंचे, एक एग्रीमेंट हुआ दोनों पार्टीज के दरमियान जिसको लखनऊ पैक्ट कहते हैं। थ्रू दिस एग्रीमेंट कांग्रेस एग्रीड टू एक्सेप्ट द मुस्लिम डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट एंड 1/3 रिप्रेजेंटेशन। इस एग्रीमेंट में ये हुआ कि मुसलमानों के जो सेपरेट इलेक्टोरेट था, कांग्रेस ने उसको कबूल किया और कांग्रेस ने ये कहा कि हम आपका जो सेपरेट इलेक्टोरेट की जो डिमांड है उसमें आपका पूरा साथ देंगे, ठीक है जी। दूसरा ये कि 1/3 मेजॉरिटी जो है आप जो चाहते हैं रिप्रेजेंटेशन इन द पॉलिटिकल पार्टी, इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, या जो जिस तरह कौमी असम्बली हमारे सेनेट है, इस तरह उनके भी उस टाइम लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हुआ करते थे, तो उसमें जो आपको एक ताही रिप्रेजेंटेशन चाहिए वो भी आपको मिलेगी। उस पर भी कांग्रेस ने एग्री किया। कायद-ए-आज़म व टाइटल एज द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी का सफ़ीर कहा जाता था कायद-ए-आज़म को उस टाइम। ड्यू टू हिज एफर्ट्स टू ब्रिंग हिंदू एंड मुस्लिम कम्युनिटी क्लोजर, जो उन्होंने कोशिशें की थी ना कि हिंदू और मुसलमानों को एक दूसरे करीब आ जाना चाहिए, एक दूसरे से फ्रेंडली नेचर इख्तियार कर लेना चाहिए, तो इस कोशिशों से क्या हुआ कि कायद-ए-आज़म जिन्ना को कहा गया हिंदू मुस्लिम यूनिटी का सफ़ीर कहा गया, ठीक है, एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ठीक है। उसके बाद अचीवमेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। अब मुस्लिम लीग ने क्या क्या कुछ अचीव किया है, बहुत कुछ अचीव किया, लेकिन उसमें सबसे जो अहम चीज़ थी जो मुस्लिम लीग ने अचीव की वो ये थी कि उन्होंने पाकिस्तान को अचीव किया, कि पाकिस्तान को हासिल किया, तो सबसे बड़ी अचीवमेंट इनकी ये थी। इन द बिगिनिंग ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इंडोर्ड टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ मुस्लिम इन यूनाइटेड इंडिया। शुरू में जो थी मुस्लिम लीग ये चाहती थी कि हम मुसलमानों के जो राइट्स हैं, उनके हकूक़ हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ करें इन यूनाइटेड इंडिया। इट वाज because of the efforts of all India Muslim League, the Muslim obtained the right of separate electoral 1/3 representation in Central Assembly. All India Muslim League also sought to forge harmonious relation with other communities. तो उस टाइम मुसलमानों की ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की एफर्ट्स से मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट भी मिल गया और 1/3 मेजॉरिटी मिल गई। किस तरह मिली? लखनऊ पैक्ट हुआ था कांग्रेस और मुसलमानों की तरफ। जब हिंदू और मुसलमानों ने दोनों ने डिमांड की तो फिर गवर्नमेंट ने कहा ठीक है भाई, मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट भी दे दो और 1/3 मेजॉरिटी भी इनको दे दो, ठीक है, मतलब सीटें भी रिजर्व कर दो। तो एक अच्छा रिलेशन जो है हमारा उनके साथ कायम हो गया इन इंडिया। बट ड्यू टू नॉन कॉपरेशन ऑफ अदर कम्युनिटीज, द लीडरशिप ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम रीड टू द कंक्लूजन दैट देयर राइट्स वुड बेटर बी सेफगार्ड इन सेपरेट होमलैंड। मुस्लिम लीग ने जब ये देखा कि कांग्रेस जो है अपने मुतालबात तो पूरे कर रही है, लेकिन हमारे मुतालबात जो है उनको रद्द कर देती है, या उनको पूरा करते हुए हमारे सामने तो वो कह देते हैं कि इनके मुतालबात पूरे करें, लेकिन हमारी पीठ पीछे अंग्रेज़ों से मिलकर कहते हैं कि नहीं नहीं, इनके मुतालबात पूरे ना कीजिएगा, ये लोग जो है ऐसे ही बस जंगे और फसाद और दंगे चाहते हैं। दंगे का मतलब हिंदी का लफ्ज़ है, इसका मतलब ये होता है कि लड़ाई झगड़े चाहते हैं, ठीक है, ठीक है बेटा। तो फिर वो पीठ पीछे जा कह देते हैं अंग्रेज़ों को ऐसा ना करना, तो फिर फायदा ही नहीं। फिर हमें जब पता चला कि ये नॉन कॉपरेटिव है, मतलब हमारे साथ ताउन कर ही नहीं रहे, तो फिर हमने कहा कि यूनाइटेड इंडिया में जो है हम सेफ गार्ड नहीं कर सकते, हमें अपना सेपरेट होमलैंड बना लेना चाहिए, ठीक है। उस पर फिर हम आए रीच इस कंक्लूजन पे कि हमें अपना सेपरेट होमलैंड बना लेना चाहिए। इन मार्च 1940 ऑल इंडिया मुस्लिम लीग डिमांडेड सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट एंड स्ट्रगल टू अचीव इट। और 1940 में मार्च 1940 को लाहौर रेजोल्यूशन कि मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया है वो पास की, और उसमें ये चीज़ डिमांड की गई कि हम अपना सेपरेट होमलैंड बनाएंगे, हम हिंदुओं के साथ नहीं रहेंगे, हमें अपना अलग वतन दो जिसमें हम बॉर्डर अपने लगाएंगे, अपना हमारी अपनी फौज होगी, हमारे अपना सब कुछ होगा, जिस तरह आज हम पाकिस्तान बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ अटेन करने की कोशिश की। अंडर द लीडरशिप ऑफ कायद-ए-आज़म द मुस्लिम लीग वाज एबल टू अचीव अ सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम ऑफ सब कॉन्टिनेंट। और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में हम इस काबिल हुए, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हम इस काबिल हुए और हम लोगों ने अपनी अलहदा जो है वतन हासिल कर लिया, जिसको आज हम पाकिस्तान कहते हैं। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, और अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है या समझ नहीं आई तो आप मुझसे लाजमी पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बच्चों एक छोटी सी बात है जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है, वो ये है कि हमने एयरमैन प्रेपरेशन कोर्स और इसके अलावा
CRPF में एज अ कमीशन ऑफिसर्स की जो हैं वो वैकेंसियाँ आई हुई हैं। तो जो जो बच्चे जिनके भाई बहन जिन्होंने FSC कर लिया है और वो बैठे हुए हैं इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई वैकेंसी आए और हम वहाँ पे अप्लाई करें, तो कमीशन ऑफिसर्स की जो है वो वैकेंसियाँ आई हुई हैं। इसके अलावा ऐसे बच्चे जिनके मैट्रिक में कम नंबर आए हैं और वो चाहते हैं कि हम जो है किसी जॉब हासिल कर लें, तो पाकिस्तान एयरफोर्स में जो है एज एन एयरमैन की भी वैकेंसीज जो हैं वो आई हुई हैं। तो आप लोग हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, हम उनकी तैयारी करवाते हैं। ठीक है, डेली आपको ऑनलाइन बेटा क्लासेस मिलेंगी, उसके साथ आपको नोट्स भी मिलेंगे प्रेपरेशन के लिए। उसके बाद MCQs भी डेली बेसिस पर आपको मिलेंगे। जिस तरह MCQs एयरफोर्स के आते हैं, जब आप टेस्ट देने जाते हैं सिलेक्शन सेंटर पे, तो जैसे वहाँ पर आते हैं वैसे ही हम लोगों ने ऑनलाइन टेस्ट जो है बनाए हुए हैं। तो वैसे आप ऑनलाइन टेस्ट जो है अटैम्प्ट कर सकते हैं। उसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के आपको नोट्स मिलेंगे जिसमें एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको समझाई जाएंगी। उसके साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट भी आपके कंडक्ट किए जाएंगे, जिनके ज़रिए आपको पता चलेगा कि आपकी कौन सी स्ट्रेंथ है, आप किस स्ट्रेंथ पे पहुँचे हैं, आप कितनी हद तक आपकी तैयारी हो चुकी है और कितनी हद तक नहीं हुई। और उसके अलावा आप लोगों को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा जिसमें आपको डेली बेसिस पर जो है चीज़ें समझाई जाएंगी और डेली बेसिस पर जो क्लासेस के जो लिंक होंगे वो भी आ जाए करेंगे, आप इजीली क्लास को ज्वाइन कर सकेंगे। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको सामने नज़र आ रहा है। बेटा आप लोगों ने अगर तैयारी करनी है या आपको कोई भाई बहन है जो कि अभी अप्लाई करने के लिए जाता है किसी अकेडमी में और वहाँ पर उसको फीसेस जो हैं बहुत ज़्यादा महंगी है, क्योंकि तैयारी जो है बहुत ज़्यादा महंगी करवाई जा रही है, तकरीबन 20,000 30,000 40,000 इनफैक्ट कि 50,000 रुपीज़ में भी तैयारी करवाई जाती है। तो हम लोग बेटा एक सस्ता सा कोर्स लेके आए हैं, बिल्कुल आप लोगों की जो है सस्ता सा है और आप लोगों को इतना मुश्किल भी नहीं होगा। और इजीली जो है आपको एक एक चीज़ सिखाऊंगा कि आपने अप्लाई कैसे करना है, आप लोगों ने जो है तैयारी कैसे करनी है, क्या क्या चीज़ें आती हैं, एक एक चीज़ के प्रॉपर आपको बेटा नोट्स भी मिलेंगे, डेली लेक्चर्स भी मिलेंगे और उसके साथ साथ आपको ऑनलाइन MCQs का टेस्ट भी मिलेगा। तो जिस बच्चे ने बेटा रजिस्टर करवाना है अपने भाई बहन को जिन्होंने FSC कर लिया या जिन्होंने मैट्रिक कर लिया और एज ए एयरमैन जो है ज्वाइन करना चाहते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स को, तो वो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।